हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं गूगल एपीआई की मदद से एक लॉगिन सिस्टम बनाने वाला हूं। अगर आप नहीं जानते कि एपीआई क्या होता है तो एपीआई के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना करके रखी है। इससे पहले आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके भी वो देख सकते हो। अब हम बात करते हैं गूगल एपीआई के बारे में, जिसका यूज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, कभी ना कभी आपने कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन में देखा होगा लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक। तो इस तरह से जो फंक्शनैलिटी होती है लॉग इन विद गूगल की, इसके माध्यम से क्या होता है कि आप उस वेबसाइट या फिर उस एप्लीकेशन में न्यू अकाउंट क्रिएट किए बिना सीधे अपने गूगल आईडी के थ्रू उस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो। तो ये किस तरह से होता है वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि वो जो बटन होता है लॉगिन विद गूगल, उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट किए बिना किस तरह से सीधे लॉगिन हो जाते हो, और इसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ होता है और किस तरह से हम इस एपीआई का यूज करते हैं, वो सब कुछ इस एक वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा इसको समझिए। अगर भविष्य में आप अपने मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाते हो या फिर कोई अपनी वेबसाइट बनाते हो और वहां पर आप अपने यूजर्स को उनकी जीमेल आईडी के माध्यम से बुलाना चाहते हो, तो आप आसानी से इस फीचर को वहां पर ऐड कर सकते हो। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन विद गूगल वाली फंक्शनलिटी को ऐड करते हो तो आपकी एप्लीकेशन और भी ज्यादा डायनेमिक और अट्रैक्टिव दिखाई देगी। तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है और आपको एपीआई के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिग्मा, और मैंने फिग्मा की वेबसाइट ओपन की। अब यहाँ पर दिया हुआ है लॉगिन बटन, मैंने किया लॉगिन पर क्लिक, तो यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हुआ। अब अगर मैंने इस वेबसाइट पर पहले से कोई मेरा अकाउंट रजिस्टर करवाया है तो मैं उस अकाउंट का ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इनपुट करके लॉगिन कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पर एक और रास्ता है लॉगिन विद गूगल, यानी कि इस फिग्मा की वेबसाइट पर अगर मैंने कोई मेरा अकाउंट रजिस्टर नहीं करवाया तो मैं अपनी जीमेल आईडी के थ्रू भी इसके अंदर लॉगिन कर सकता हूँ। तो जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तब हमारे सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरे 2 गूगल अकाउंट है, मैं इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये जो हमारे सामने पेज आया, इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से बनती है, यानी कि मान लो कि अगर आपने कोई ऐसी वेब एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर आपने लॉगिन साइन अप की फंक्शनैलिटी रखी है और आप अपने यूजर को बुलाना चाहते हो गूगल अकाउंट के माध्यम से, तो अगर आपके यूजर के पास जीमेल आईडी होगी और आपने अपनी वेबसाइट में गूगल एपीआई का भी यूज किया होगा, तो आप उस यूजर को उसकी जीमेल आईडी द्वारा अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करवा सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप इस एपीआई की फंक्शनैलिटी किस तरह से बनाओगे। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सिखाऊंगा। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए आप पहले इसका कस्टम लॉगिन समझिए। तो कस्टम लॉगिन हम कब कर सकते हैं? तो मान लो कि यूजर ने जब इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उस वक्त क्या हुआ होगा कि इस वेबसाइट के डेटाबेस में यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होगी। अब इसको यहाँ पर देखिए, यूजर का नेम, आईडी, पासवर्ड, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हुई होगी। और फिर जब मैं लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखूंगा और लॉगिन करूंगा। अगर ये ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ से मैच कर जाता है तो कस्टम लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यूजर ने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, वो बस सीधे सीधे गूगल अकाउंट से लॉगिन करना चाहता है, तब यूजर क्या करता है, गूगल पर क्लिक कर देता है और यहाँ से अपना अकाउंट सिलेक्ट करके सीधे लॉगिन हो जाता है। तो जब यूजर यहाँ से अपना अकाउंट सिलेक्ट करता है उस वक्त क्या होता है कि इस अकाउंट से यूजर का आईडी, उसका नेम और भी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन हम एपीआई के माध्यम से निकालते हैं और यूजर को लॉगिन करवाते हैं। अब एपीआई के माध्यम से हम यूजर की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। सिर्फ जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको लॉगिन करवाने के लिए उतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो जब भी मैं यहाँ से अपना अकाउंट सिलेक्ट करूंगा उस वक्त एपीआई के माध्यम से हम इतनी इंफॉर्मेशन निकालेंगे और यूजर को लॉगिन करवाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि जब हम कस्टम लॉगिन करते हैं वो किस तरह से लॉगिन होता है और जब हम गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करते हैं वो किस तरह से होता है। अब यहाँ पर एक सवाल कि जब हम गूगल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं उस वक्त यहाँ से अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद ये वाली इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है? तो याद करिए, जब भी आपने गूगल अकाउंट बनाया होगा तब आपने गूगल अकाउंट बनाते वक्त यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब इनपुट किया होगा। तो यही तो गूगल के डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने अकाउंट बनाते वक्त स्टोर करवाई होगी, वही इन्फॉर्मेशन हम गूगल एपीआई का यूज करके निकालेंगे ताकि हम यूजर को लॉगिन करवा सके। तो आई थिंक इतना फंडामेंटल काफी है आपको समझाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें गूगल के एपीआई को एक्सेस करने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से न्यू टैब ओपन करता हूँ और टाइप करता हूँ console.developers। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक दिखेगी आप उसको क्लिक करके ओपन करोगे। ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे।
तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नेम लिखोगे। मैंने यहाँ पर लिखा अर्सिल प्रोजेक्ट और फिर मैंने किया क्रिएट पर क्लिक। फिर यहाँ से आप सिलेक्ट प्रोजेक्ट करोगे तो इस डैशबोर्ड में आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिख कर आ रहा है अर्सिल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर कॉन्सेंट स्क्रीन पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप एक्सटर्नल को सिलेक्ट कर लो और क्रिएट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर वही प्रोजेक्ट वाला नाम लिख देता हूँ, अर्सिल प्रोजेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिखूंगा और फिर मैं यहाँ पर वही ईमेल आईडी फिर से लिख देता हूँ और मैंने किया सेव पर क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्रिएट क्रेडेंशियल पर क्लिक करोगे और फिर ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी को सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर हमें एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना होगा, यानी कि एपीआई हमें किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट किया वेब एप्लीकेशन और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट का नेम, तो मैंने लिखा अर्सिल प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक यूआरएल ऐड करना है। अब ये यूआरएल वो होगा जब यूजर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके प्रोफाइल पेज पर जाएगा। तो अभी तो हमने कोई होस्टिंग की नहीं है, यानी कि हमारे पास अभी तो कोई वेबसाइट है नहीं, हम इसे लोकल होस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTTP, मैं यहाँ पर लोकल होस्ट का यूआरएल लिखूंगा, यानी कि लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद हम यूजर को किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाएंगे, उस पेज का यूआरएल मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो लोकल होस्ट में होगा। तो मैंने लिखा लोकल होस्ट। उसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा एपीआई के नाम से और उस एपीआई फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा लॉगिन विथ गूगल। और इस फोल्डर के अंदर फाइनली हमारी फाइल होगी profile.php। तो अब ये जो मैंने यूआरएल लिखा है, इससे क्या होगा कि यूजर जब गूगल अकाउंट के माध्यम से लॉगिन होगा उस वक्त हम यूजर को इस पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये यूआरएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और एक नोटपैड फाइल में इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूआरएल। उसके बाद हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। तो क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ये दो चीजें मिलेगी। अब मैं इस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी कर लेता हूँ मेरी नोटपैड की फाइल में। मैं सबसे पहले क्लाइंट आईडी को कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा क्लाइंट आईडी पेस्ट और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा क्लाइंट सीक्रेट और मैंने यहाँ से क्लाइंट सीक्रेट को भी कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये फाइल आपको बहुत संभाल के रखनी है। अब इतना करने के बाद हमें वेब सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। तो ये जो वेब सर्वर है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहीं से डाउनलोड करोगे। तो अब मैं इस जिप फाइल को यहाँ पर करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर और मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इंस्टॉल नहीं है तो आप सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे और उसके बाद आप वेब सर्वर को इंस्टॉल करोगे। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। उसके बाद आप यहाँ से ब्राउजर सिलेक्ट करोगे। तो देखिए ब्राउजर सिलेक्ट करने के लिए सी ड्राइव में आप यहाँ से प्रोग्राम फाइल वाला फोल्डर ओपन करोगे और यहाँ से गूगल को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्रोम एप्लीकेशन और यहाँ से क्रोम को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पर वेब सर्वर हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखो कि ये वेब का सिंबल ग्रीन कलर का हो चुका है तब आप समझ जाना कि आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है और अब ये बिल्कुल सही से काम करेगा। तो वेब सर्वर ऑन होने के बाद आप जाओगे गूगल क्रोम में और यहाँ पर लिखोगे लोकल होस्ट, एंटर। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से पेज ओपन होना चाहिए। अब हमें इस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मैं यहाँ पर सी ड्राइव में आऊँगा वेब फोल्डर के अंदर और यहाँ से www फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका रीनेम होगा API और इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसको मैं रीनेम दूंगा लॉगिन विथ गूगल। तो ये जो मैंने API फोल्डर के अंदर लॉगिन विद गूगल नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर हमारा सारा सोर्स कोड होगा और फाइल्स होगी। तो इसको ध्यान से देखिए, API के अंदर मैंने बनाया लॉगिन विद गूगल और लॉगिन विद गूगल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने यही वाला URL तो डिफाइन किया था इस जगह पर, लेकिन इसके आगे मैंने लिखा था लोकल होस्ट। अगर हमारे पास अपनी कोई वेबसाइट होती तो हम उस वेबसाइट का URL यहाँ पर लिखते, लेकिन फिलहाल हम इसे लोकल होस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं।
अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक टेब ओपन करोगे और लिखोगे गूगल क्लाइंट API इंस्टॉल, और ये जो लिंक है developers.google.com इसको आप ओपन करोगे और यहाँ से PHP को सिलेक्ट करोगे। तो PHP को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप इसे कंपोजर के माध्यम से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, मैंने किया कॉपी, और मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से मैं उस फोल्डर तक जाऊँगा जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। तो उस फोल्डर तक पहुँचने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा CD डबल डॉट, फिर से CD डबल डॉट। अब मैं ओपन करूँगा CD लिखकर वैम्प फोल्डर को, इसके अंदर था www, फिर API, और API फोल्डर के अंदर मैंने बनाया था लॉगिन विथ गूगल, एंटर। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं वो फाइल्स इंस्टॉल करूँगा। तो जो सोर्स कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया था उसको मैं करूँगा यहाँ पर पेस्ट और एंटर। तो देखिए जब मैंने एंटर प्रेस किया तो मैसेज आया कंपोजर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं सबसे पहले कंपोजर को इंस्टॉल करूँगा। तो मैंने लिखा कंपोजर डाउनलोड, फिर मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए exe फाइल की एक लिंक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो कंपोजर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। तो अब यहाँ पर कंपोजर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और उस फोल्डर तक जाऊँगा, CD वैम्प www API लॉगिन विथ गूगल और पेस्ट, एंटर। तो देखिए यहाँ पर कंपोजर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर कंपोजर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको वो फोल्डर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ फाइल्स इंस्टॉल हुई है। अब कंपोजर इंस्टॉल होने के बाद आप ये देखना चाहते हो कि हमें कोड किस तरह से करना है, यानी कि आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नीचे आओगे और इस लिंक पर गूगल API क्लाइंट फॉर PHP डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सोर्स कोड मिलेगा कि किस तरह से आपको कोडिंग करना है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम कस्टम कोडिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, मुझे VS कोड पसंद है, इस वजह से मैं इसके अंदर कोडिंग करूँगा। VS कोड ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ओपन फोल्डर पर क्लिक करूँगा और उस प्रोजेक्ट को VS कोड में इंपोर्ट कर लूँगा। तो हमारा प्रोजेक्ट है C ड्राइव के अंदर वैम्प www, और API को क्लिक करके मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट फोल्डर। तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। मैंने लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक किया, जिसका नेम होगा setup.php, एंटर। तो setup.php के अंदर हम API की को असेंबल करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने API की वाले पेज को सेपरेट कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट में मुझे जिस जगह पर API की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं इस पेज को कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां जहां मैं गूगल API का यूज करूंगा वहां वहां मुझे API की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने API को असेंबल करने के लिए एक सेपरेट पेज बना दिया। जहां पर भी मुझे इसकी जरूरत होगी मैं setup.php वाले पेज को वहां पर लिंक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर PHP का कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ और ज़रूरत की कुछ फाइल्स मैं इस वेंडर फोल्डर के अंदर से लिंक करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वायर वंस, और वेंडर फोल्डर के अंदर से मुझे चाहिए autoload.php। तो इस फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। तो वेंडर फोल्डर के अंदर से मैंने autoload.php को इस setup.php वाली फाइल में लिंक कर दिया। अब यहाँ पर मैं गूगल क्लाइंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब मैंने यहाँ पर गूगल क्लाइंट के नाम से ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है, इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर कहीं ना कहीं इस नाम से क्लास बना हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा न्यू कीवर्ड का, और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैं एक वेरिएबल में रखूंगा और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर नेम दिया गूगल। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने इस गूगल वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब इसी गूगल वेरिएबल के अंदर से मैं सारी मेथड्स और प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस तरह से लिखूंगा गूगल और क्लाइंट आईडी को मैं सेट करूंगा। तो क्लाइंट आईडी को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट क्लाइंट आईडी और सिंगल कोट, लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं नोटपैड वाली फाइल ओपन करूंगा और यहाँ से क्लाइंट आईडी को कॉपी करूंगा और पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल
और सेट क्लाइंट सीक्रेट, और मैंने जो सेट क्लाइंट सीक्रेट की कॉपी की है उसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दोनों मैंने यहाँ पर इस पेज में सेटअप कर दिया है। अब इतना करने के बाद मैं ये डिफाइन करूंगा कि यूजर लॉगिन विद गूगल वाले बटन पर जब क्लिक करेगा उस वक्त वो किस पेज पर रिडायरेक्ट होगा। तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल सेट रिडायरेक्ट URI। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सेट URI में R कैपिटल है, U कैपिटल है, इसी तरह से सेट क्लाइंट आईडी में C कैपिटल है, I कैपिटल है। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। फिर मैंने यहाँ पर लगाया पैरेंथेसिस सिंगल कोट, और ये जो URL मैंने क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर URL भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इतना करने के बाद हमें गूगल से परमिशन लेनी होगी कि लॉगिन करवाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल, और मैंने एक्सेस किया ऐड स्कोप को, और मुझे चाहिए यूज़र का ईमेल ताकि मैं मेल आईडी को एक्सेस कर सकूं। उसके बाद मैं सेकंड स्कोप ऐड करता हूं प्रोफाइल। अब प्रोफाइल मैंने इस वजह से ऐड किया क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब इन्फॉर्मेशन भी तो स्टोर करवानी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब इन्फॉर्मेशन भी तो एक्सेस करनी है, तो वो हमें यूज़र की प्रोफाइल में मिल जाएगी। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमें इसकी ज़रूरत हर पेज में होगी, इस वजह से मैंने इसका यहाँ पर एक सेपरेट पेज बना दिया। अब जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं इस पेज को वहाँ पर लिंक कर दूंगा। तो अब जो यूज़र का प्रोफाइल पेज खुलेगा उसके अंदर मुझे सेशन को मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर मैं सेशन को मेंटेन करूंगा तभी तो मैं प्रोफाइल पेज को सिक्योर कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेशन स्टार्ट, तो मैंने यहीं पर सेशन को स्टार्ट कर दिया। तो ये लाइन लिखने से होगा ये कि मैं इस पेज को जहाँ पर भी लिंक करूंगा वहाँ पर इस लाइन के माध्यम से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब डिज़ाइन के लिए मैं एक पेज क्रिएट करूंगा इस लॉगिन विद गूगल वाले फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई जिसका रीनेम होगा index.php। अब यहाँ पर मुझे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लिखना होगा और बूटस्ट्रैप 5 का CDN राइट करना होगा। अब देखिए HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, HTML हेड बॉडी टाइटल, इसको लिखते हुए मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, गूगल को ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा बूटस्ट्रैप 5 और फर्स्ट लिंक को ओपन करूँगा और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। तो देखिए इस कोड को देखकर आप घबराइए मत, ये सिर्फ HTML का स्ट्रक्चर है और उसके साथ में बूटस्ट्रैप का CDN है। जो फालतू चीजें हैं उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब मैं आगे कोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक div एलिमेंट क्रिएट करूंगा, div स्टार्ट और यहाँ पर div एंड। इसके अंदर मैं क्लास की वैल्यू डिफाइन करूंगा btn-group और इस div एलिमेंट के अंदर मैं दो बटन क्रिएट करूंगा। मैंने लिखा बटन स्टार्ट बटन एंड, और पहले वाला जो बटन है उसके अंदर मैं क्लास की वैल्यू में लिखूंगा btn स्पेस bg-white। अब मैं इस बटन को कॉपी पेस्ट करूंगा और इसका कलर होगा bg लाइट, वाइट और लाइट। और दूसरे बटन के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉगिन विथ गूगल। अब ये जो पहला वाला बटन है इसके अंदर मुझे गूगल का आइकॉन भी सेट करना है, तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा गूगल आइकॉन PNG और यहाँ से मैं आइकॉन को डाउनलोड कर लूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से हमारी प्रोजेक्ट लोकेशन पर www.api login, और यहाँ पर मैं इसको रीनेम देता हूँ लोगो और सेव। फिर मैंने VS कोड को ओपन किया और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा img टैग। मैंने src एट्रीब्यूट का यूज़ किया और इसकी वैल्यू में मैंने लिखा logo.png और इसका विड्थ मैंने यहाँ पर सेट किया 35 और मैंने किया इस फाइल को सेव। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये सारे टैब्स मैं अभी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और मैंने लिखा लोकल होस्ट /API लॉगिन विथ गूगल और उसके अंदर index.php एंटर। तो देखिए हमारी फाइल कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रही है। ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर देखिए बॉडी टैग के अंदर जो H1 एलिमेंट है इसकी वजह से है, मैंने इसको किया रिमूव। और टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ गूगल API सेव और मैंने किया इस पेज को रिफ्रेश। तो आप इस आउटपुट को ध्यान से देखिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो बटन है वो सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि इस कोड को यहाँ से सेंटर टैग के अंदर लॉक कर दूंगा, सेंटर स्टार्ट और सेंटर ओवर। मैंने किया इस कोड को यहाँ पर पेस्ट, तो हमारा कोड अब सेंटर टैग के अंदर है। अब मैं इसको सेव करके पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से आया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है, ये प्रॉपर एक बटन की तरह लग नहीं रहा।
तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से वापस से कोड में आऊंगा और ये जो div एलिमेंट है इसके अंदर मैं यहाँ पर पास करूंगा बॉर्डर। अब ये जो मैं सब यहाँ पर लिख रहा हूँ btn-group बॉर्डर bg white bg light, अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तभी आपको ये सब समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ मेरे कोड को फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा बॉर्डर और फिर मैंने यहाँ पर लिखा shadow-sm और फिर मैंने इस कोड को किया सेव और पेज को किया रीलोड। अब देखिए, अब ये कुछ बटन की तरह लग रहा है। अगर आप इसको ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे MT यानी कि मार्जिन टॉप -2। मैंने किया सेव और रीलोड। देखिए ये थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आया। अब इस बटन पर क्लिक करने के बाद मॉडल भी तो ओपन होना चाहिए, तो इसको क्लिकेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोड में वापस आऊंगा और लॉगिन विद गूगल को मैं एंकर टैग से लॉक कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब इस लॉगिन विद गूगल वाले टेक्स्ट को एंकर टैग से लॉक करने के बाद मैं एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगूंगा href और इसके अंदर मैं यहाँ पर डायनेमिक लिंक को डिफाइन करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो जो setup.php वाला पेज है उसको, इस पेज को मुझे इस फाइल में लिंक करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको लिंक करने के लिए लिखता हूँ इस तरह से php और require once और मैंने लिखा setup.php। अब setup.php वाली फाइल यहाँ पर इस index.php में लिंक हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये जो setup.php वाली फाइल है, इस फाइल को मैं यहाँ पर अब यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर डायनेमिक लिंक को डिफाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा php, इसके अंदर मैंने लिखा echo, जो मैंने गूगल वेरिएबल बनाया था उसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा और इसके अंदर से मैं एक्सेस करूंगा क्रिएट ऑथेंटिकेशन URL और पैरेंथेसिस, यानी कि जो डायनेमिक लिंक गूगल मेरे लिए क्रिएट करेगा वो मुझे इसके माध्यम से मिल जाएगा। अब मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ। अब मैं इस कोड को यहाँ से सेव करके रन करता हूँ। मैंने पेज को किया रीलोड और लॉग इन विद गूगल बटन पर मैंने किया क्लिक। तो देखिए यहाँ से मुझे अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिला। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करूंगा तो यूजर को profile.php पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन इस वक्त अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। मैंने क्या क्लिक नॉट फाउंड। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आई क्योंकि अभी तक तो मैंने profile.php वाला पेज बनाया ही नहीं। तो अब मैं profile.php वाला पेज बनाऊंगा और यूजर की सारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करूंगा, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम होगा profile.php और मैं यहाँ पर PHP को स्टार्ट करूंगा। मैंने लिखा PHP क्योंकि मुझे API को भी एक्सेस करना है, तो सेटअप वाले पेज को मैं यहाँ पर भी डिफाइन करूंगा। तो उस पेज को यहाँ पर लिंक करने के लिए मैं लिखूंगा require once और मैंने लिखा setup.php और सेमीकोलन। अब setup.php इस profile.php वाले पेज में भी कनेक्ट हो चुका है। जब यहाँ से मैं कोई अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ उस वक्त गूगल गेट पैरामीटर के माध्यम से एक ऑथेंटिकेशन कोड रिटर्न करता है। उस ऑथेंटिकेशन कोड के अंदर एक टोकन होता है जिसकी मदद से मैं सारे इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकता हूं। तो अब मैं सबसे पहले ये पता करूंगा कि क्या वो गेट पैरामीटर इस पेज में आया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट इस तरह से कोड और इसके आगे यहाँ पर डॉलर का साइन और अंडरस्कोर और इस कोड को मैं रखूंगा इको के अंदर। अब मैंने किया इसको सेव और फिर मैं यहाँ से करता हूँ अकाउंट को सिलेक्ट। तो यहाँ देखिए गेट पैरामीटर रिसीव हुआ। अब इसी गेट पैरामीटर के अंदर से मुझे टोकन को एक्सेस करना है और उस टोकन के अंदर ही यूजर की सारे इन्फॉर्मेशन है। तो हमें कंडीशन पास करके इसको रिसीव करना चाहिए कि क्या ये गेट पैरामीटर इस पेज में आया। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ, इस तरह से मैं इसको पैरेंथेसिस के अंदर रख दूंगा और यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से मत लिखना, इसके आगे आप यहाँ पर लिखो इस सेट मेथड और इसको इसके अंदर रख लोगे कुछ इस तरह से। अब अगर गेट पैरामीटर इस पेज में आया होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और इफ को दे देगा और इसके बाद हम यहाँ पर टोकन को एक्सेस करने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोकन उसी वक्त एक्सेस होगा जब गेट पैरामीटर इस पेज में आएगा। तो मैंने यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन पास की, अगर यहाँ पर गेट पैरामीटर सक्सेसफुली रिटर्न होगा तभी हम इफ के अंदर आएंगे और इफ के अंदर आने के बाद हम टोकन को एक्सेस करने का काम करेंगे। और टोकन एक्सेस करने से हमें क्या फायदा होगा, हमें यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर उस गूगल वेरिएबल को लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने setup.php को लिंक किया हुआ है, इस वजह से ये जो गूगल वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया था उसको मैं इस पेज में भी यूज कर सकता हूँ और इसके अंदर मेथड कॉल करूंगा fetch access token with authentication code। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए A, T, W, A और C ये सब कैपिटल है। आप इसको ऐसे ही लिखोगे जैसा कि मैंने लिखा है। इसके अंदर मैं गेट पैरामीटर को पास करूंगा क्योंकि इसी गेट पैरामीटर के अंदर से तो टोकन एक्सेस होगा।
तो मैंने किया गेट पैरामीटर को पास। अब ये जो भी टोकन रिटर्न करेगा उसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लूंगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको एक टोकन नाम के वेरिएबल में ही रखता हूँ ताकि ये थोड़ा मीनिंगफुल भी हो जाए। मैंने लिखा टोकन असाइन। अब अगर मुझे टोकन की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट आर और इसके अंदर पास करूँगा टोकन। अभी इस कोड को अगर मैं सेव करके रन करूँ तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ से बैक आ जाओगे क्योंकि टोकन उस वक्त जनरेट होता है जब आप अकाउंट को सिलेक्ट करते हो। मैंने क्या इस अकाउंट को सिलेक्ट, तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एरर आई। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से एरर आ रहा है क्योंकि जो एपीआई कोड हमने डाउनलोड किया है उसके अंदर कर्ल के माध्यम से कोडिंग किया हुआ होता है और उस कर्ल वाली फाइल के अंदर ये डिफाइन होता है कि एसएसएल वेरीफाई होगा। लेकिन आप जरा यहाँ पर देखो, हम जो लोकल होस्ट यूज करते हैं उसके अंदर तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, यानी कि एसएसएल वेरीफाई नहीं होता। तो इस वजह से हमें ये एरर देखने को मिला। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं कि कर्ल के माध्यम से जो एसएसएल वेरीफाई हो रहा है वो रुक जाए, यानी कि ये एसएसएल वेरीफाई करना बंद कर दे, तब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ये करने के लिए मैं इस फाइल तक पहुंचने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फोल्डर को ओपन करूंगा, वेंडर फोल्डर के अंदर जाऊंगा। यहाँ देखिए गजल HTTP लिखा हुआ है, इसको ओपन करूंगा। उसके बाद गजल SRC हैंडलर और यहाँ पर आप देखिए कर्ल फैक्ट्री नाम से एक फाइल है, इस फाइल को मैं एडिट करूंगा। इस फाइल में आने के बाद आप फाइंड करोगे कर्ल opt_SSL और एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये फाइंड होकर मिला। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई पेयर ट्रू, इसको मैं करूंगा फॉल्स और इस फाइल को सेव। अब वो जो SSL वेरीफाई हो रहा था जिसकी वजह से हमें एरर मिल रही थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी। अब क्या होगा कि HTTP प्रोटोकॉल पर ही गूगल का API काम कर जाएगा। इस फाइल को अब मैं करता हूँ क्लोज। अब फिर से इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ देखिए टोकन जनरेट होके आ गया। इसी के अंदर यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये इनक्रिप्टेड है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये एरे की फॉर्म में है और इसके अंदर से मुझे सिर्फ ये चाहिए एक्सेस टोकन। तो मैं क्या करूंगा, इस कोड में यहाँ पर लिखूंगा इस तरह से access_token। मैंने किया सेव और फिर से इस अकाउंट पर क्लिक। तब देखिए सिर्फ एक्सेस टोकन के अंदर जो कोड लिखा हुआ था हमें सिर्फ वो मिला। लेकिन याद रखिए टोकन आपको उस वक्त जनरेट करना चाहिए जब कोई एरर नहीं मिला। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कोई एरर है। अगर एरर नहीं है तभी हम इस टोकन को प्राप्त करें। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एरर और इसको मैं इस सेट फंक्शन के अंदर रखता हूँ और इस सेट के पहले मैंने नॉट ऑपरेटर का सिंबल रख दिया और इसको मैंने रख दिया इफ के अंदर। तो अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि क्या इस टोकन में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो हम आएंगे इफ के अंदर और यहाँ पर हम आगे का काम करेंगे। अगर कोई एरर नहीं होगा तभी हम टोकन को आगे रीड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा टोकन और इसके अंदर एक्सेस टोकन। जब मैं इस टोकन को रीड करूंगा तो मुझे उसे गूगल के अंदर भेजना होगा ताकि मैं उसे डिक्रिप्ट कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा गूगल, इसके अंदर से मैंने मेथड कॉल किया सेट एक्सेस टोकन और इस टोकन को मैंने रख दिया पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह से। तो जो भी हमें टोकन मिला था उसको मैंने गूगल के अंदर सेट एक्सेस टोकन में रख दिया। अब इस टोकन को एक्सेस करने के बाद हमें जो डिक्रिप्टेड डेटा मिलेगा उस डेटा को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू गूगल सर्विस। यहाँ पर सर्विस का S कैपिटल होगा, O ऑथेंटिकेशन 2 और पैरेंथेसिस। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है वरना एरर मिलेगा। तो अब इस टोकन का फॉर्मेट जो मैंने गूगल के अंदर भेजा था उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इस तरह से। तो ये करने से क्या होगा कि मैंने जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सब इसके अंदर चला जाएगा और इसको मैं रख लूंगा एक वेरिएबल के अंदर। मैंने यहाँ पर सर्विस नाम से एक वेरिएबल बनाया ताकि मैं इसके अंदर से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको एक्सेस कर सकूं। अब इसी सर्विस वेरिएबल के अंदर से मैं यूजर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा सर्विस, उसके अंदर से यूजर इन्फो और उसके अंदर से मैं गेट मेथड को इस तरह से कॉल करूंगा। तो फाइनली ये लिखने से यूजर का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा मुझे मिल जाएगा और उसको मैं रख लूंगा एक डेटा नाम के वेरिएबल में। अब अगर मुझे वो डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट आर और इस तरह से डेटा वेरिएबल को मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। तो अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ से मैं बैक जाऊंगा, इस पेज को रिलोड नहीं करूंगा।
और मैंने यहाँ पर किया अकाउंट पर क्लिक, तो देखिए यूजर की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल गई और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक एरे के फॉर्म में है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी हुई है, नेम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से फैमिली नेम को एक्सेस करूंगा तो ये वाला नेम मिल जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं गिवन नेम को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो नाम मुझे मिल जाएगा। और अगर मुझे यूजर का प्रोफाइल पिक्चर एक्सेस करना है तो मैं इस पिक्चर का यूज करूंगा, जिसकी मदद से मुझे उसका प्रोफाइल पिक भी मिल जाएगा। अब ये जो एरर आ रहा है वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि हमने गूगल के एक रूल को ऑफ कर दिया था। अब SSL के वेरीफाई पेयर को फॉल्स करना भी जरूरी था, वरना हमें ये टोकन कैसे मिलता। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हो तो वहां पर आप HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करोगे और उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि SSL के वेरीफाई पेयर को फॉल्स नहीं करोगे। लेकिन अभी हम इसे लोकल होस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं और आप अगर चाहते हो कि लोकल होस्ट पर ये मैसेज ना आए, यानी कि ये एरर हमें दिखाई ना दे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोड में आऊंगा और लिखूंगा एरर रिपोर्टिंग और उसके अंदर मैंने लिखा 0। अब वो एरर हमें नहीं मिलेगा। मैंने इसको किया सेव। अब मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बिना एरर के हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस यूजर की इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ पर ये दूसरे यूजर पर क्लिक करूंगा तो हमें उस दूसरे यूजर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर उस दूसरे यूजर का ईमेल आईडी और नेम है। तो इसी तरह से ये फंक्शनलिटी रन होती है। अभी फिलहाल मुझे ये मोहम्मद अरसिल वाले यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वापस से कोड में आऊंगा। तो देखिए मुझे इस यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम कहाँ पर है, इस गिवन नेम में लिखा हुआ है। तो मैं इस की को वहां पर एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा इको, डबल कोट के अंदर मैंने लिखा फर्स्ट नेम। ये तो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा और इतना लिखने के बाद यहाँ पर डेटा के माध्यम से मुझे उस की को यहाँ पर एक्सेस करना होगा। तो हमारा फर्स्ट नेम किसके अंदर है, यहाँ पर देखिए इस गिवन नेम वाली की के अंदर है। तो मैं इस गिवन नेम को यहाँ पर लिखूंगा और सेमीकोलन। तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने किया सेव, यहाँ से बैक और मैंने फिर से यहाँ पर क्लिक किया। तो देखिए फर्स्ट नेम में ये मोहम्मद प्रिंट हुआ जो कि उस की के अंदर स्टोर था। अगर आप लास्ट नेम प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह से लिखोगे लास्ट नेम और की के अंदर आप पास करोगे फैमिली नेम। मैंने किया सेव। वापस से मैं यहाँ से जाऊँगा बैक और क्लिक। तो देखिए यहाँ पर लास्ट नेम भी प्रिंट हुआ और फर्स्ट नेम भी प्रिंट हुआ, लेकिन ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। मैं इसको ब्रेक करवा के प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से लिख दूंगा BR टैग। अब अगर मैं फुल नेम भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एको ब्रेक और यहाँ पर मैंने लिखा फुल नेम और यहाँ पर डेटा और की का नेम मैंने लिखा नेम। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज भी डिस्प्ले हो तो मैं लिखूंगा एको ब्रेक। मैं IMG टैग का यूज़ करूँगा और SRC एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटा और पिक्चर नाम के की को मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा और लास्ट में होगा सेमीकोलन। तो ये लिखने से हमें यूजर का प्रोफाइल पिक भी मिल जाएगा और वही प्रोफाइल पिक IMG के SRC एट्रीब्यूट में भी सेट हो जाएगा। तो इसको मैं अब करूंगा कॉन्केटिनेट, डबल कोट और डॉट, ठीक यहाँ पर भी डॉट और डबल कोट। अगर आपको यूजर का ईमेल आईडी भी डिस्प्ले करवाना है तो आप लिखोगे एको ब्रेक, मैंने यहाँ पर लिखा ईमेल और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा और इसके अंदर की होगी ईमेल और मैंने किया इसको सेव। अब मैं यहाँ से बैक जाऊंगा और इस यूजर को मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट हो गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल। लेकिन अब ध्यान से देखिए यूजर का पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो जरूर कोड में कुछ मिस्टेक हुई होगी। यहाँ देखिए मैंने पिक्चर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, मुझे लिखना चाहिए था PRCTURE। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से इसको जाकर क्लिक करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, पिक्चर और ईमेल आईडी, ये यूजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हुई। अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ और सेकंड यूजर को क्लिक करूँ तब उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि कोड में वापस आकर यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। और यहाँ से मैं एको वाली लाइन को भी रिमूव कर दूंगा, इसको भी रिमूव और इसको भी रिमूव। और जो फुल नेम है उसको मैं एक नेम नाम के वेरिएबल के अंदर रख लूँगा, मैंने लिखा नेम। पिक्चर को मैं यहाँ पर रख लूँगा SRC वेरिएबल के अंदर और ईमेल को मैं इस तरह से ईमेल नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। अब मैं यहाँ पर नीचे एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए मुझे बूटस्ट्रैप के कोड की ज़रूरत होगी। मैं वापस से जाऊँगा गूगल में और लिखूँगा बूटस्ट्रैप 5 और इसका जो कोड था उसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और पेस्ट। अब देखिए ये जो बूटस्ट्रैप 5 का कोड मैं जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वो इस वजह से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बूटस्ट्रैप का CDN है और HTML का स्ट्रक्चर है, यानी कि HTML हेड, टाइटल, बॉडी,
अब ये सब लिखकर मैं फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसके टाइटल में मैंने लिखा प्रोफाइल और इस हेलो वर्ल्ड वाली लाइन को मैंने यहाँ से किया रिमूव और इन कमेंट्स को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, यूजर का नेम, पिक्चर, ईमेल, उसको मैं एक कंप्लीट डिजाइन के अंदर फिट करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी डिजाइन यहाँ पर क्रिएट करूंगा। अगर आप ये सब पहली बार कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट का काम किस तरह से होता है। आप बस मुझे फॉलो करते जाइए। अब मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बनाता हूँ div ओवर। इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास, इसकी वैल्यू होगी कंटेनर। इसके अंदर मैं एक और div बनाऊंगा, div स्टार्ट और div एंड। अब इसके अंदर मैं क्लास लिखूंगा, इसकी वैल्यू होगी कार्ड। अब इसके अंदर मैं इनलाइन CSS का यूज करूंगा, तो मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू डबल कोट। इसके अंदर मैंने लिखा विड्थ होगी 400 पिक्सल, मार्जिन होगा 80 पिक्सल, 80 पिक्सल ऑटो। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा कंटेनर, इसके बाद मैंने लिखा क्लास कार्ड, ये बूटस्ट्रैप का कोड है। अगर आपको बूटस्ट्रैप आती है तभी आपको ये सब समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता तो आप सिर्फ मेरे कोड को फॉलो करो। ये मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, यानी कि यूजर का नेम, ईमेल, पिक्चर, उस इन्फॉर्मेशन को मैं इस डिजाइन के अंदर फिट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर img का यूज करूंगा और इसके अंदर क्लास लिखूंगा और क्लास की वैल्यू होगी कार्ड img टॉप। इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ src, जिसके अंदर इमेज का सोर्स होगा और फिर मैंने लिखा इनलाइन CSS यानी कि स्टाइल, और मैंने इमेज की विड्थ कर दी 100%। इतना लिखने के बाद मैं एक div एलिमेंट बनाऊंगा और div ओवर। इस div एलिमेंट के अंदर मैं कार्ड बॉडी लिखूंगा, कार्ड हाइफन बॉडी, और इस कार्ड के अंदर मैं यहाँ पर h5 का यूज करूंगा, h5 ओवर, और इसके अंदर मैं क्लास की वैल्यू को पास करूंगा कार्ड हाइफन टाइटल, और इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पर बनाऊंगा एंकर टैग और a ओवर, जिसके अंदर मैं लिखूंगा लॉग आउट, और href के अंदर मैं अभी लिखता हूँ हैशटैग, और क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ btn हाइफन प्राइमरी। अब ये जो मैंने लिखा क्लास के अंदर btn, इससे क्या होगा कि ये जो लॉग आउट है वो एक बटन के रूप में बनेगा, और इसके अंदर ये जो मैंने लिखा है btn प्राइमरी, ये एक कलर है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ btn हाइफन डार्क, तो ये कुछ ब्लैक कलर की तरह प्रिंट होगा, लेकिन मुझे इसका कलर कुछ और चाहिए, तो मैंने लिखा प्राइमरी। अगर ये वाला कोड आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब है कि आपने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, यानी कि वो डिजाइन क्रिएट की है जिसके अंदर मैं यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दूंगा, वो इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ से निकाली है, ये वाली। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज के src एट्रीब्यूट में लिखता हूँ src। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा src, इसके अंदर क्या है, यूजर की प्रोफाइल पिक का इमेज सोर्स। अब वो इमेज सोर्स यहाँ पर src में कैसे आया, तो ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है ना, डेटा के अंदर से मैंने पिक्चर वाली की को एक्सेस किया और उसको मैंने रखा src के अंदर, और यही src मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मैंने डेटा के अंदर से जो पिक्चर वाली की को एक्सेस किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से रिमूव करना भूल गया। अब ठीक है। अब देखिए, ये जो नेम वाला वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर का फुल नेम है, इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा टाइटल के अंदर। तो ये कैसे होगा, मैं यहाँ पर PHP स्टार्ट करूंगा, PHP, और इको के अंदर मैं लिख दूंगा नेम वेरिएबल को जिसके अंदर यूजर का फुल नेम है। अब मुझे यूजर का ईमेल भी तो डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पैन एलिमेंट को, और इसके अंदर मैंने लिखा PHP इको और ईमेल वेरिएबल को। अब यूजर का ईमेल भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लॉग आउट वाली जो फंक्शनलिटी है उसके href में मैं लिखता हूँ logout.php। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा बैक, और मैंने अकाउंट को यहाँ से चूज़ किया। तो देखिए हमें इस तरह से देखने को मिला, यूज़र का पिक्चर, नेम और आईडी। अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ और सेकंड वाले यूज़र पर क्लिक करूँ तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करूँ तो देखिए यहाँ से डेटा गायब हो जाएगा। तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर हम जो डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं वो एक ऑर्डिनरी वेरिएबल के माध्यम से डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जब आप डेटा फैच कर लेते हो उसके बाद गूगल का टोकन एक्सपायर हो जाता है और फिर आप उसी वेरिएबल के माध्यम से दोबारा डेटा फेच नहीं कर सकते। तो टोकन एक्सपायर होने के बाद इन वेरिएबल्स के अंदर नल चला जाता होगा। इस वजह से यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद
डेटा गायब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम टोकन से डेटा को एक्सेस करेंगे उसी वक्त उस डेटा को सेशन में स्टोर कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि टोकन एक्सपायर होने के बाद भी सेशन के अंदर डेटा स्टोर रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस तरह से वेरिएबल क्रिएट ना करके इसको सेशन के साथ क्रिएट करूंगा। देखिए मैंने लिखा सेशन और इसके अंदर मैंने सिंगल कोट लगाकर इस वेरिएबल को रख दिया कुछ इस तरह से, और यहाँ से मैं डॉलर के साइन को रिमूव कर दूंगा। अब ये एक सेशन वाला वेरिएबल है। मैं src वेरिएबल के लिए भी यही काम करूंगा, सेशन src और ये कंप्लीट। और मैं ईमेल के लिए भी सेशन का यूज करूंगा और ये ईमेल भी डन। अब ये तीनों वेरिएबल एक सेशन वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। और अब इन्हीं वेरिएबल्स को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा। और अब मैं क्या करूंगा कि जिस जगह पर मैंने ये वेरिएबल्स का यूज किया है वहां पर मैं सेशन वेरिएबल का यूज करूंगा। तो सबसे पहले है src, तो मैं यहाँ से करूंगा src को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद है ईमेल, मैंने किया ईमेल को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब है फुल नेम, तो मैंने यहाँ से नेम को कॉपी किया और यहाँ पर नेम वाले वेरिएबल की जगह पेस्ट कर दिया और किया इस प्रोग्राम को सेव। अब मैं फिर से इसकी टेस्टिंग करता हूँ। मैं जाऊँगा बैक और मैंने यूज़र को सिलेक्ट किया और मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए रीलोड करने के बाद भी यहाँ से डेटा रिमूव नहीं हो रहा, वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर सेशन वेरिएबल क्यों बनाए, क्योंकि गूगल का टोकन एक बार एक्सेस होने के बाद एक्सपायर हो जाता है, इस वजह से मैंने उसको सेशन में स्टोर कर लिया। अब जानिए कि हम लॉग आउट किस तरह से करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, logout.php। तो यहाँ पर मैंने logout.php के नाम से एक फाइल बनाई। यहाँ पर मैं PHP को स्टार्ट करूंगा। अब मैं इस setup.php को इस लॉगआउट वाली फाइल में लिंक करूंगा। तो इसके लिए मैंने लिखा require once और setup.php। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये जो मैंने फाइल्स बनाई है setup, index, profile, php, ये मैंने सेम लोकेशन पर बनाई है, यानी एक ही फोल्डर के अंदर एक ही जगह पर है। अब देखिए यहाँ पर यही जो लॉगिन विद गूगल नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर ये चारों फाइल्स है, लॉगआउट, प्रोफाइल, सेटअप, इंडेक्स। तो आपको ये बात याद रखनी है, फाइल को एक ही जगह पर सेव करोगे। तो यहाँ पर मैंने सेटअप को लिंक कर दिया है, क्योंकि लॉगआउट करने के लिए मुझे गूगल वाले टोकन को तो रिमूव करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा गूगल और टोकन को रिमूव करने के लिए मैंने लिखा रिवॉक टोकन और सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैं वो टोकन पास करूंगा जो गूगल ने मेरे लिए जनरेट किया है। तो उस टोकन को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा profile.php में, और देखिए टोकन कहाँ पर जनरेट होता है, यहाँ पर। तो इसके नीचे मैं एक सेशन वेरिएबल क्रिएट करूँगा। मैंने लिखा सेशन, इस वेरिएबल का नेम होगा टोकन और इसके अंदर मैंने टोकन को स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी टोकन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यानी इस टोकन को अब मैं यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये लाइन चलने से क्या होगा कि जितना भी टोकन होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब जो सेशन स्टार्ट किया था उसको डिस्ट्रॉय भी तो करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेशन डिस्ट्रॉय और सेमीकोलन, और उसके बाद मैं यूजर को रिडायरेक्ट करूंगा index.php पर। तो उसको रिडायरेक्ट करने के लिए मैं हेडर मेथड का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकेशन index.php। अब यहाँ पर देखिए मैंने यूजर को लॉगिन किया और मैंने किया लॉगआउट बटन पर क्लिक। तो देखिए यूजर सक्सेसफुली लॉग आउट होकर इंडेक्स वाले पेज पर आ गया। जब आप इस फंक्शनैलिटी को अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाओगे उस वक्त आप क्या करोगे कि जब भी यूजर इस तरह से जीमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करेगा उस वक्त आप यूजर के इन्फॉर्मेशन को जो आपने फैच की है उसको डेटाबेस में भी स्टोर कर दोगे। अगर आपको डेटाबेस की नॉलेज है तो आप ये आसानी से कर सकते हो। अगर आपको PHP के साथ साथ डेटाबेस का भी नॉलेज है तो आप क्या करोगे कि PHP माई एडमिन को ओपन करके वहां पर MySQL सॉफ्टवेयर में एक डेटाबेस क्रिएट करोगे और उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करोगे और उस टेबल के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन हमने टोकन की मदद से निकाली है उसको आप स्टोर करवाओगे। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शनैलिटी बनाई है, मान लो कि आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई जिसके अंदर आपने लॉगिन साइन अप की फंक्शनैलिटी बनाई है और आप अपनी वेबसाइट में इस तरह से लॉगिन विद गूगल वाली फंक्शनैलिटी भी अगर इंक्लूड करते हो तो आपकी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव दिखेगी। फिर आप यूजर को अपनी साइट पे इस तरह से बुला सकते हो। जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेगा और टोकन की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको आप डेटाबेस में स्टोर करवा दोगे। और देखिए अब रीलोड करने पर भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूंगा
तो सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम वापस से इस पेज पर आ जाएंगे। तो ये मैंने बनाया गूगल एपीआई की मदद से लॉगिन की एक फंक्शनलिटी। तो अब आप जब भी कोई ऐसी वेबसाइट देखोगे जिसमें इस तरह से कोई बटन होगा लॉगिन विद गूगल, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से बना है और इस फंक्शनलिटी का इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट में या अपनी वेब एप्लीकेशन में किस तरह से कर सकते हो। यही मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। जब मैं ये सब चीजें सीख रहा था उस वक्त अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो मैं भी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखता। जब आप 2-3 बार इसको रिपीट करके देखोगे तो आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।